जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग पर। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, UPSSC ने PET एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखे हैं। अब PET एग्ज़ाम क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन हम क्यों करें और ये टेस्ट क्यों दें। UPSSC अब जितनी भी वैकेंसी ओपन करेगा, जितनी भी वैकेंसी के फॉर्म निकालेगा, उसके लिए आपका PET एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अगर आप UPSSC के अंडर जॉब लेना चाहते हो तो उसका फॉर्म सबमिट करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप UPSSC का फॉर्म तभी सबमिट करोगे जब आपका PET एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो सबसे पहले आपको PET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद UPSSC ढेर सारी वैकेंसी लेकर आने वाली है, और अगर आप UPSSC का फॉर्म तभी सबमिट कर पाओगे अगर आपने PET एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो मैं आपको UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ। ये UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये आपको देखिए, आपको दे रखा है। इसमें 25 तारीख से आपका एडवर्टाइजमेंट आया था। ये रहा 25 मई को। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? 25 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट आपकी है 21 तारीख। तो 21 जून तक आप 25 जून से 21 जून तक अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो जल्दी से आप जाओ और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करो अगर आप UPSSC में जॉब लेना चाहते हो। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। हम सिलेबस ओपन करेंगे। अभी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसका सिलेबस डाउनलोड कर लिया था, तो इसकी सिलेबस की अब बात करेंगे। ये रहा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब इसका सिलेबस क्या है उसकी हम बात करते हैं। सिलेबस के बारे में ये देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके लिए समय अवधि आपको 2 घंटे दी जाएगी। तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट काफ़ी ज़्यादा है। समय की कोई भी लिमिट नहीं है। आप बहुत आसानी से, सरलता से एग्ज़ाम को समय पर सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान में किस किस टॉपिक से हमको पढ़ाई करनी है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं भारतीय इतिहास की। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हमें सिलेबस से अलग कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है। आपको बहुत सारे YouTube चैनल्स या बहुत सारे कुछ ऐप्स है, सभी की दुकानें ओपन हो चुकी है, और आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। सिलेबस से अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब सिलेबस क्या है? अगर आप इतिहास की बात करो तो सिंधु घाटी सभ्यता, आपका सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़नी है। दूसरा, वैदिक संस्कृति, जो आपके वेद है, जो आपके धर्म वगैरह है, तो आपको वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। प्राचीन इतिहास जो है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वैदिक संस्कृति वाले टॉपिक से। अब बौद्ध धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म में केवल आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्ध के जीवन काल के बारे में, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। तो उनके सारे जीवन के बारे में बात करनी है, कौन कौन से स्थान उनसे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से आपको गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरह जैन धर्म वाला जो है, आपको जैन धर्म में महावीर स्वामी की जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मौर्य वंश की बात आती है। मौर्य वंश में केवल आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है।
मैं दोबारा बता दूं, मौर्य वंश में केवल आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस निकाला है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। आपको ये सिलेबस हमारी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल पर भी ये सिलेबस डलवा देंगे, और आपको हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और लग जाइए धुआंधार तैयारी के साथ। अब गुप्त वंश से क्या आने वाला है? गुप्त वंश से आपका पूछने वाला है वो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। बस आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही गुप्त वंश से पढ़ना है। अब आपको हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ना है, हर्षवर्धन और राजपूत काल। ठीक है, आपको हर्षवर्धन और राजपूत काल के बारे में भी पढ़ना है। अब आपको सल्तनत काल पूरा अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपका आता है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बाद आपका आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में भी आपको पूरा अच्छी तरह से मराठा साम्राज्य को पढ़ लेना है। उसके बाद ब्रिटिश राज, किस तरह ब्रिटिश का भारतीयों पर राज हुआ, उसने किस तरह गोरों ने भारतीयों पर अपना हक जमाए रखा, किस तरह भारत पर उन्होंने राज किया, और इसके बारे में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ, और इसके साथ ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आप सभी जानते हो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में, तो उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश राज जब हमारे भारत पर था तो उसका समाज पर क्या प्रभाव था, सामाजिक क्या प्रभाव उसका पड़ा, आर्थिक भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी आपको पढ़ लेना है। अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आपको भारतीय इतिहास से देख रहे हो आप, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और ये सभी टॉपिक मिलाने के बाद आपके 5 नंबर के बैठ रहे हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो काफ़ी कम टॉपिक में आपको 5 नंबर देकर जाने वाला है, तो सबसे पहले आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही कवर करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही सबसे पहले आपको कवर करना है, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन आपको देकर जाने वाला है। सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो स्वाधीनता आंदोलन था, यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए जो आंदोलन लड़े गए थे 1857 ईस्वी से 1947 तक का जो काल है, उसके बारे में आपको सभी घटनाओं को पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो आपको कांग्रेस का विकास हुआ था 3 युग में हुआ था, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। तो आपको इसमें गांधी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ये सब दे रखे आपको, और क्रांतिकारी आंदोलन। इसके साथ ही आपको जो उग्रवादी युग है उसके बारे में भी पढ़ना है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सभी उग्रवादी युग के नेता थे, गर्म दल के नेता थे। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के बारे में नारे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए नारे दिए गए, जो इनके उपनाम हैं, तो इनको आपको बड़ी ही अच्छी तरह से याद कर देना है। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, भूगोल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, भूगोल की आपको बात करते हैं भूगोल की। तो चलते हैं और भूगोल के बारे में हर एक टॉपिक के बारे में देखेंगे। ये देखिए, ज्योग्राफी में आपको भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल, इसमें किस किस बात के बारे में चर्चा की जाएगी, भारत और विश्व के बारे में। तो आपको भारत भूगोल भी पढ़ना है, विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, लेकिन आपको उसके कुछ ही टॉपिक पर
नज़रें डालनी है। जैसे नदियाँ तथा नदियों की घाटी, आपको सभी नदियाँ और उसकी घाटी को देख लेना है। जैसे भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, पर्वत, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, आपको नदियाँ, भूजल संसाधन जैसे जलप्रपात वगैरह हुए, पर्वत, पहाड़ियाँ, ये सब हुए, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल, वन, खनिज पदार्थ, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु के बारे में, टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, आपको टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। देशांतर में कितना चलने के बाद समय बदल जाता है, दूसरे देशों का समय भारत के मुकाबले आगे या पीछे क्यों चलता है, वो सब आपको पढ़ना है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है, आपको जितनी भी जनजातियाँ उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स आपका चौथा टॉपिक दे रखा है, जो 1947 से 1991 तक के इतिहास को आपको पढ़ना है। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को पक्का मिलेगा, हरित क्रांति, दूध विकास और ऑपरेशन फ्लूड, बहुत सारी क्रांति जैसे स्वर्ण क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, तो वो सब आपको पढ़ना है। श्रम सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, ये सब आपको अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ना है। जीएसटी के बारे में देखो, जीएसटी के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसको लेकर आए थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो जीएसटी के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। पूरे चांस है कि आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये सभी आपके 55 नंबर के देखने को मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री आपको कितने नंबर की देखने को मिलेगी, हिस्ट्री आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपको बहुत कम पढ़ना है और 5 नंबर आपको ले लेने हैं, आपको 5 नंबर दिखाई मिलेंगे इसमें, और 5 नंबर का आपको भूगोल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राजव्यवस्था, मैंने बता दिया, ये भी आपको अर्थव्यवस्था भी आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी, अब आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़कर जाना। आपको 5 नंबर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, एक क्वेश्चन पूरे चांस है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से आने के। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिए, जो टॉपिक आपको दिखाए गए हैं केवल उन्हीं के बारे में पढ़े। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब जनरल साइंस के बारे में बहुत मोटा पूछने वाले हैं, क्योंकि 3 साइंस है और केवल आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो किसी एक में से, या तो बायोलॉजी या फिजिक्स में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बायोलॉजी और फिजिक्स में से आप समझ सकते हो 2-2 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री क्योंकि छोटा सिलेबस होता है तो 1 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटा पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, रेलवे का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, ग्रुप डी का, लॉकडाउन के बाद, तो हम साइंस को जितना अच्छे से पढ़ लें उतना बढ़िया रहेगा। और करीब 10 तारीख से मैं क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा साइंस की, मैथ की, तो बहुत भयंकर तरीके से हम साइंस को और मैथ को कवर करने वाले हैं। अब इसी तरह आपको मैथ केवल 5 नंबर का देखने को मिलेगा, आपको मैथ भी केवल 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव संख्या। आपको नॉर्मली
भिन्नों का, दशमलव संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का योग, गुणा, भाग, ये सब देखने को मिलेगा। मैथमेटिक का ये थोड़ा मैजिकली पोर्शन दिखाई देखने को मिलेगा, आपको बहुत आसानी से कवर कर लोगे, सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं। परसेंटेज आप आसानी से कवर कर लोगे। साधारण अंकगणितीय समीकरण, ये आपको केवल आपकी नॉलेज को देखा जाएगा, आप कैलकुलेशन कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। घातांक एवं करनी, घात क्या होती है, करनी क्या होती है, और एवरेज, औसत, ये आपको भली भांति से पूरा कवर कर लेना। और 5 नंबर का आने वाला है, तो इसमें आपके 6-7 टॉपिक है मैथ से जो 5 नंबर के आपको मिलने वाले हैं, और आप इसमें 5 में से 5 ला सकते हो। बहुत आसान देखने को मिलेगा आपको, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं देखना, क्योंकि वो आपको केवल ये क्वालिफाई करना है। वो आपको नेक्स्ट जब वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो केवल आपको क्वालिफाई करना है, तो ज़्यादा टफ नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, हमें इसको ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है। अब सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी आपकी 5 नंबर की देखने को मिलेगी। इसमें से आपको क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ दे देंगे। वो आपको किसी शब्द में या पूरे वाक्य में अशुद्धियाँ दे देगा जो आपको ठीक करनी हो। गद्य एवं पद के लेखक एवं रचनाएं, यह आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी किताबों का नाम आ सकता है, लेखक का नाम आ सकता है, या आप अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। अब आपको 5 नंबर की इंग्लिश देखने को मिलेगी। इसमें इंग्लिश में क्या देखने को मिलेगा, अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। एरर वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और गद्यांश में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, शायद इसमें आपसे वो क्वेश्चन को छांटना है। तो ये काफ़ी आसान सी इंग्लिश आने वाली है, इसमें से आप 3-4 नंबर के आसानी से कर लोगे। तो इंग्लिश हम कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग में क्या आने वाला है। रीजनिंग में केवल आपके 5 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। अभी तक आपके जितने भी पोर्शन है सभी 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग आप आसानी से कर लोगे, लेकिन हाँ, स्टेट एग्जाम्स की रीजनिंग सेंट्रल के एग्जाम से कुछ थोड़ी ज़्यादा टफ आती है, तो उनका लेवल कुछ अच्छा आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे वृहत एवं लघु, इंग्लिश में डाउनलोड मैंने करा नहीं, और ये मुझे भी नहीं पता हिंदी में वृहत एवं लघु क्या होता है, इंग्लिश में आप चेक कर लेना। क्रम एवं रैंकिंग, जो रैंकिंग आती है पंक्ति में उसका स्थान कितना है, वर्त में स्थान वगैरह पूछ लेंगे, वर्त के चारों तरफ बैठे हैं तो रैंकिंग वगैरह, क्रम व्यवस्था ये आपको देखने को मिलेगी। संबंध, इसमें आपको ब्लड ग्रुप से देखने को संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, रक्त संबंधी क्वेश्चन। बहुत समूह में भिन्न को अलग करना, आपको 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें एक ऑप्शंस अलग होगा, वो आपको निकालना है। घड़ी एवं कैलेंडर आपका आने वाला है, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कारण और प्रभाव, जो आपके कारण प्रभाव आते हैं, कथन, निष्कर्ष वगैरह, तो ये आपको याद कर लेना है। कोडिंग, डिकोडिंग और तर्क और कथन, ये आपको अच्छी तरह से पूरे कवर कर लेना है। और उसके बाद आपको, अब तक देखो आपके सभी 55 नंबर के पोर्शन थे, लेकिन अब जो 11वां पोर्शन है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपकी 10 नंबर की आने वाली, तो करंट अफेयर्स को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तो इसे हम अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। और इसमें क्या आने वाला, भारतीय एवं वैश्विक, इसमें ज़्यादा इन्होंने खोल के नहीं दिया इसका पोर्शन, केवल आपको इंडियन और जो पूरे वर्ल्ड की करंट अफेयर है उसको आपको पढ़ लेना है। और नॉर्मली जो खेल वगैरह होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, जो विदेशी मूल के व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, जो आपके राजदूत वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति, तो इन सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आने वाला है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो जीके में आपको क्या
GSG के में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, भारत के पड़ोसी देश। आपको भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं किस किस राज्य से सटी हुई है, किस किस राज्य से लगी हुई है, ये आपको भली भांति से पढ़ लेना है। और ये पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने स्टडी रूम में एक वर्ल्ड का और एक भारत देश का नक्शा लगा लो और उसमें लगातार नजरें मारते रहा करो, देखते रहा करो कि कौन सा देश भारत के आसपास बसा हुआ है, कौन सी सीमा किस राज्य से सटी हुई है। इसके साथ ही देश की राजधानी और मुद्रा आपको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है आपको देश की राजधानी और मुद्रा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। और आपको भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी। ठीक है, भारतीय संसद यानी कि भारत की संसद के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में आपको पढ़ लेना है। और इसके साथ ही ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेशनल और इंटरनेशनल डेट्स आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अब की बार भी चांस है एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, यह आपको याद कर लेना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जो वैश्विक संगठन है वे कहाँ हैं, उनके मुख्यालय कहाँ है, उनका गठन कब हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही भारतीय पर्यटन स्थल आपको पढ़ना है, जहाँ पर आपको घूमने फिरने जा सकते हो। जो भारतीय पर्यटन स्थल है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में, आप भारतीय हो तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत एवं विश्व के खेल, जो इंडिया और भारत के और विश्व के, वर्ल्ड के पूरे खेल वगैरह है वो आपको पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, इंग्लैंड का क्या है, चीन का क्या है, वो सब आपको पढ़ना है। किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, तो खेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन जैसे DRDO वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जो रिसर्च करते हैं इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार रिसर्च करते रहते हैं, उन सभी संगठन को आपको पढ़ना है। प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। पुरस्कार एवं विजेता, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसके बारे में भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर GS का आपका 10 नंबर की आने वाली है। तो आपको करंट अफेयर्स 10 नंबर की देखने को मिलेगी, जनरल नॉलेज आपको 10 नंबर की, GS आपको 10 नंबर की देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आपको हिंदी 10 नंबर की देखने को मिलेगी। आपको हिंदी में क्या करना है, अपठित हिंदी गद्यांश, ये केवल हिंदी गद्यांश है। हिंदी आप पीछे भी देख चुके हो, अब आप सोच रहे हो हिंदी 2 बार क्यों दी गई। वो आपको हिंदी व्याकरण और उसके टॉपिक के बारे में दिए गए थे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकतिया, मुहावरे। लेकिन यहाँ पे आपको 10 नंबर का क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे और उसमें से आपको क्वेश्चन को छांटने हैं। 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा और आपको 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। प्रत्येक गद्यांश 5-5 नंबर का होगा। तो इस तरह आपने सब ये कवर कर ली। आपके इसमें कुल टॉपिक कितने हैं, कुल आपके इसमें टॉपिक है, कुछ टॉपिक रह गए, कुल आपके इसमें टॉपिक है 15। तो हमने 13 तक कवर कर लिया है। 14 आपका है ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैथ के भी देखने को मिल सकते हैं और GS के भी देखने को मिलते हैं। तो ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये कितने नंबर का होगा, ये आपका आने वाला है पूरा 10 नंबर का। यह आपको पूरा 10 नंबर का आने वाला है। 2 ग्राफ देखने को मिलेंगे, प्रत्येक ग्राफ में 5-5 पर्सन देखने को आपको मिलेंगे। हो सकता है आपका एक ग्राफ गणित से भी रख दिया हो और उसके 5 क्वेश्चन हो, और रीजनिंग से भी आपको ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। और 10 नंबर की आपको आने वाली है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये देखेंगे हम, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर बना रखे हैं, बहुत से लोगों ने, हमारी बहुत से संस्थानों ने मॉडल पेपर निकाल दिए हैं
और तो एक दो मॉडल पेपर लगा के देखेंगे किस तरह तालिका की व्याख्या और विश्लेषण किस तरह है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें आपको जीएस के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ। तो 10 नंबर के आपको ये देखने को मिलेंगे। तो कुल आपके 15 टॉपिक इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपको 10 टॉपिक 5-5 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो 10 टॉपिक 5-5 नंबर के आपके 50 नंबर के हो गए। उसके बाद 5 टॉपिक आपके 10-10 नंबर के देखने को मिलेंगे। इस तरह आपका पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर कवर हो जाता है। अब इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं। देखो ये तीसरा पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो 25% आपको नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 10 क्वेश्चन 10% गलत कर देते हो तो आपका एक सही पर्सन का भी नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको केवल सही नंबर के सही उत्तर करके आने हैं, और सभी जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्प देखने को आपको मिलेंगे, सभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इसने आपको दे रखा है एनसीईआरटी था, आपको रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये दे रखा एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैं इसी शुभकामना के साथ कि आप इसको अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लो, जिससे आप UPSSC के अंडर आने वाली सभी वैकेंसी का फॉर्म सबमिट कर सको और एक अच्छी प्यारी सी जॉब ले सको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।